हेलो गाइस। अब तक हमने लूसेंट का हर्यक वंश और चंद्रगुप्त मौर्य जी को कवर किया है। अब हम कवर करेंगे बिंदुसार को और अशोक को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी बिंदुसार हुआ, जो 298 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी पर बैठा। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात के नाम से बिंदुसार को जाना जाता है। अमित्रघात का अर्थ है शत्रु का विनाशक। अमित्रघात का अर्थ क्या है? शत्रु का विनाशक। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अशोक पहले नोट क्या है? अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहड़ की तारतंगी से पता चलता है कि वह शैव धर्म का उपासक था। निर्गोथ के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म का अपना लिया था। तो क्या है, ये जो अशोक पहले ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। कलहड़ के राजतरंगी से क्या पता चलता है कि वह शैव धर्म का अनुयायी था और निर्गोथ के प्रवचन सुनकर उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार कहा गया है। तो वायुपुराण में बिंदुसार को भद्रसार या बारिशर कहा गया है। स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था। तो ये पूछता है डायमेकस जो है राजदूत बनके किसके दरबार में आता है? तो बिंदुसार के दरबार में आता है। इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। डायमेकस को ही इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। डायमेकस नामक राजदूत जो था। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। तो जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या बोला है? सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला सिंधु एवं झेलम नदी के बीच में 2 विद्रोह का वर्णन हुआ है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम को और बाद में अशोक को भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया। तो इनके बारे में क्या है कि जो बिंदुसार हैं वो जो 298 में मगध की राजगद्दी में बैठे थे। इनको अमित्रघात के नाम से जाना जाता है, जिसे शत्रुनाशक बोलते हैं। बिंदुसार जो है आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। फिर उसके बाद वायुपुराण में बिंदुसार का नाम भद्रसार मिलता है। और स्ट्रैबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने बिंदुसार के दरबार में डायमेकस नामक राजदूत भेजा था और उसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंहसेन कहा गया है। जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। वायुपुराण में भद्रसार कहा गया है। उसको अजातशत्रु भी बोलते हैं, अमित्रघाती बोलते हैं। बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला नामक 2 विद्रोह हुए थे। इस विद्रोह को दबाने के लिए पहले सुसीम को भेजा था, फिर बाद में अशोक को भेजा था। एथेनियस के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम से मदिरा, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक भेजने को प्रार्थना की थी। बौद्ध विद्वान तारानाथ ने बिंदुसार को 16 राज्यों का विजेता बताया था। अब पढ़ते हैं सबसे महत्वपूर्ण मौर्य वंश के शासक जो कि अशोक रहे हैं। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान हुआ था, जो 269 ईसा पूर्व में मगध की राजगद्दी में बैठा था। तो सबसे इम्पोर्टेंट डेट है 269 ईसा पूर्व मगध की राजगद्दी पे कौन बैठा था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक महान, द ग्रेट अशोका बैठे थे। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। दिव्यादन के अनुसार अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था। राजगद्दी पर बैठने के समय अशोक अवंती का राजपाल था। पहले ये क्या था? अवंती का राजपाल था, बाद में मगध की गद्दी बैठा। मास्की और गुजरा अभिलेख से अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो 2 इंपॉर्टेंट अभिलेख है जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, मास्की और गुजरा। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। पुराणों में अशोक को क्या बोला गया? अशोक वर्धन पुकारा गया है। अशोक ने अभिषेक के 8वां वर्ष बाद लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक 8 वर्ष बाद उनका राज्याभिषेक हुआ था। उसके 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग की राजधानी तोसली थी। उसमें कलिंग की राजधानी क्या थी? तोसली पर अधिकार कर लिया था इन्होंने। ये उल्लेख 13वें शिलालेख में है कि उन्होंने कलिंग पर आक्रमण का जो वर्णन है वो शिलालेख 13 पे है। प्लिनी के कथन के अनुसार मिस्र का राजा फिलाडेल्फस टालमी द्वितीय, जिसे टालमी द्वितीय बोलते थे, पाटलिपुत्र में डियानीसिस नामक एक राजदूत भेजा। तो पाटलिपुत्र में कौन सा भेजा? डियानीसिस। अशोक के टाइम काल में टालमी द्वितीय ने किसको भेजा? ये मिस्र के राजा थे, फिलाडेल्फस या टालमी द्वितीय बोल लीजिए। तो ये पाटलिपुत्र में डियानीसिस नामक राजदूत को भेजा था अशोक के दरबार में। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली गोशाल दास ने की थी। सबसे इम्पोर्टेंट है, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? मखली गोशाल दास ने की थी। अशोक एक उपासक के रूप में अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया की 12वें वर्ष निगाली सागर की एवं 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने उपासक के रूप में
अपने राज अभिषेक के दौरान 10वें वर्ष में बोध गया, 10वें वर्ष में वो बोध गया गए थे, 12वें वर्ष निगाली सार गए थे, 20वें वर्ष में उन्होंने लुम्बिनी की यात्रा की थी। अशोक ने आजीविका को रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। आजीविका को रहने के लिए इन्होंने कितनी गुफाओं का, 4 गुफा बराबर की पहाड़ियों के 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जिनका नाम कर्ज, चौपार, सुदामा तथा विश्व झोपड़ी था। और जो 4 बराबर की पहाड़ियाँ बनाई थी, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, कर्ज, चौपार, सुदामा, विश्व झोपड़ी, 4 बराबर की पहाड़ियाँ थी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविका को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के पौत्र का नाम क्या था? दशरथ था, जिन्होंने आजीविका को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के 7वें स्तंभलेख में आजीविका का उल्लेख किया गया। अशोक के 7वें स्तंभलेख में आजीविका का उल्लेख किया गया है। किस स्तंभ में किया गया? आजीविका का 7वें स्तंभ में। तथा महामात्रों को आजीविका के हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया था। उसमें अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। बौद्ध धर्म पर उनकी लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था। भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। अशोक के शिलालेख में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्ठी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ था। ग्रीक एवं अरमाइक लिपि का अभिलेख अफगानिस्तान से मिलता है। खरोष्ठी लिपि का अभिलेख उत्तर पश्चिमी पाकिस्तान से मिलता है। शेष भारत में ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। भारत में क्या मिलते हैं? ब्राह्मी लिपि के अभिलेख मिलते हैं। जबकि ग्रीक और अरमाइक के अभिलेख अफगानिस्तान से मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि के अभिलेख उत्तर पश्चिम पाकिस्तान से मिलते हैं। खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। खरोष्ठी लिपि जो थी वो दाईं से बाईं भी लिखी जाती थी। अशोक के अभिलेख को 3 भागों में बांटा गया था: शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख। इनके 3 लेखों को 3 भागों में बांटा गया था: शिलालेख, स्तंभलेख और गुहालेख। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में फैंथलन ने की थी। किसने की थी? पॉद्रिट्री फैंथलन ने की थी। इनकी संख्या कितनी? शिलालेखों की संख्या 14 थी। 1750 ईस्वी में फैंथलन ने की थी। अशोक के अभिलेख में पढ़ने से सबसे पहला काम 1837 में जेम्स प्रिंसेप को हुई थी। सबसे पहले किसने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। अशोक के प्रमुख शिलालेख, उनमें वर्णित विषय क्या क्या है? पहले शिलालेख में इन्हें पशु बलि की निंदा की गई थी। पहले शिलालेख में क्या किया गया था? पशु बलि की निंदा की गई। दूसरे शिलालेख में इसमें अशोक के मनुष्य एवं पशु दोनों को चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख में लिया गया। तो इसमें क्या था? मनुष्य एवं पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था के उल्लेख दूसरे वाले में है। तीसरे में इसमें राजकीय अधिकारियों का यह आदेश दिया गया कि वे हर 5वें के वर्ष के उपरांत दौर पर जाए। इस शिलालेख में कुछ धार्मिक नियमों का भी उल्लेख किया गया था। चौथा शिलालेख, इस अभिलेख में भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा की गई थी। भेरी घोष की जगह धर्म घोष की घोषणा किस शिलालेख में किया गया? चौथे वाले में। 5वां शिलालेख तक क्या था? इसमें शिलालेख में धर्म महामात्रा की नियुक्ति के विषय में जानकारी मिलती है। धर्म महामात्रा की नियुक्ति के विषय में जानकारी 5वें शिलालेख से मिलती है। 6वां शिलालेख क्या था? आत्मनियंत्रण की शिक्षा 6ठे शिलालेख से मिलता है। 7वें एवं 8वें शिलालेख में क्या था? तो इनमें अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख था। पूछता है अशोक की तीर्थ यात्रा का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो ये 7वें और 8वें शिलालेख में है। 9वां शिलालेख, इसमें सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 9वें में सच्ची भेंट तथा सच्चे शिष्टाचार का उल्लेख है। 10वें शिलालेख में क्या है? इसमें अशोक ने आदेश दिया है कि राजा तथा उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 10वें में क्या बोला है? राजा तथा उच्च अधिकारी जो है हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां क्या है? इसमें धम्म की व्याख्या की गई। 11 इंपॉर्टेंट है। इसमें धम्म की व्याख्या किस में की गई है? तो 11वें में की गई है। 12वां क्या है? इसमें स्त्री महामात्रों की नियुक्ति एवं सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात की गई। स्त्रियों को महामात्रों के रूप में नियुक्ति एवं उसमें विचारों के सम्मान की बात की गई है। 13वां शिलालेख क्या है? इसमें कलिंग युद्ध का वर्णन है। अशोक के हृदय परिवर्तन की बात कही गई है। इसी में 5 यवन राजाओं के नामों का उल्लेख भी है जहाँ उसने धर्म प्रचारक भेजे थे। 14वां शिलालेख क्या है? इसमें अशोक ने जनता के धार्मिक जीवन को बिताने के लिए प्रेरित किया था। जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया था 14वें में। अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या कितनी है? स्तंभ लेख जो है 7 हैं, जो केवल ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। स्तंभ लेख केवल किस में लिखी गई? ब्राह्मी लिपि में लिखी गई। 6 अलग अलग स्थानों में प्राप्त हुआ। प्रयाग स्तंभ लेख, यह पहले कौशाम्बी में था। प्रयाग कहाँ पे था? पहले कौशाम्बी में था। यह इस स्तंभ को अकबर ने इलाहाबाद में के किले में स्थापित कर दिया। पहले कहाँ पे था? ये कौशाम्बी में था। इसको अकबर ने क्या किया? इलाहाबाद किले में स्थापित कर दिया। दिल्ली का टोपरा, यह स्तंभ फिरोज शाह तुगलक के द्वारा टोपरा से दिल्ली लाया गया। तो फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? इसको टोपरा से दिल्ली ले आए और अकबर ने प्रयाग स्तंभ को क्या किया? कौशाम्बी से इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया। दिल्ली मेरठ, यह पहले मेरठ में स्थित था स्तंभ लेख, अब फिरोज शाह द्वारा दिल्ली में लाया गया। तो फिरोज शाह ने टोपरा को भी हटवा दिया और दिल्ली मेरठ को भी हटवा दिया। इसने क्या कि पहले मेरठ में था, बाद में कहाँ गया? बाद में दिल्ली में आ गया।
रामपुरवा यह समलेख चंपारण बिहार में स्थित था। रामपुरवा कहाँ पे पहले स्थित था? तो ये चंपारवा बिहार में स्थित था। इसकी खोज 1872 में कल्लायाल ने की थी। लौरिया अरेराज ये चंपारण बिहार में, लौरिया अरेराज भी क्या है? चंपारण बिहार में। लौरिया नंदगढ़ चंपारण बिहार के स्तंभ में इस स्तंभ पर मोर का चित्र बनाया गया है। कौशाम्बी अभिलेख रानी का अभिलेख कहा जाता है। कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख बोलते हैं। अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा वाला है। अशोक के सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेही है। सबसे छोटा स्तंभ लेख कौन सा है? रुम्मीदेही है। और अशोक का 7वां अभिलेख सबसे लंबा वाला है। इसी में लुम्बिनी ने धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की घोषणा की गई थी। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ लेख रुम्मीदेही, इसी में लुम्बिनी की धम्म यात्रा के दौरान अशोक द्वारा भू राजस्व की दर घटा देने की रुम्मीदेही वाले में बात हुई थी कि उन्होंने अशोक द्वारा भू राजस्व दर घटाने की बात किसमें की है? लुम्बिनी वाले अभिलेख में। प्रथम पृथक शिलालेख में यह घोषणा की कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। पहले वाले शिलालेख में घोषणा की गई थी कि मनुष्य मेरे बच्चे हैं। अशोक का सारेकुना अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। सारेकुना कंदहार अभिलेख ग्रीक एवं अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। अशोक का जो सारेकुना अभिलेख है कंदहार में, वो ग्रीक और अरमाइक भाषा में प्राप्त हुआ है। साम्राज्य के मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के पूर्व इनके चरित्र को काफ़ी जांचा परखा जाता था, जिसे उपदा परीक्षण कहा जाता है। साम्राज्य के मुख्यमंत्री एवं पुरोहित की नियुक्ति के समय उनके पूर्व चरित्र को जांचा परखा जाता था और उपदा परीक्षण कहा जाता था। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी। सम्राट की सहायता के लिए क्या होता था? मंत्रिपरिषद होता था, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16, 20 हुआ करती थी। सम्राट की सहायता के लिए मंत्रिपरिषद होती थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 12, 16 या 20 हुआ करती थी। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी के रूप में तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे समाहमात्र भी कहा जाता है। तो अर्थशास्त्र में जो शीर्षस्थ अधिकारी था, तीर्थ का उल्लेख मिलता है, जिसे महामात्र कहा जाता है। इसकी संख्या 18 थी। अर्थशास्त्र में चर जासूस को कहा जाता था। अर्थशास्त्र में चर किसको बोला गया है? चर जासूस को बोला गया है। और तीर्थ का उल्लेख में, जैसे तीर्थ को क्या बोलते थे? महामात्र बोलते थे। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या 5 थी। मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के टाइम काल में 5 थी। प्रांतों को क्या बोलते थे? अशोक के काल में चक्र कहा जाता था। प्रांतों को चक्र बोलते थे। प्रांतों के प्रशासक को कुमार या आर्यपुत्र या राष्ट्रिक बोला। प्रांतों के प्रशासक को क्या बोलते थे? कुमार या आर्यपुत्र और राष्ट्रिक बोलते थे। प्रांतों को चक्र बोलते थे। और प्रांतों की संख्या कितनी थी? अशोक के टाइम में 5 थी। प्रांतों का विभाजन विषय में किया गया था। प्रांतों का विभाजन किस में किया जाता था? विषय में, जो विषय पत्ति के अधीन होता था। जो प्रांतों के विभाजन विषय में करते थे, जो विषय के पत्ति के अधीन होता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई जो है ग्राम थी, जिसका मुखिया ग्रामिक कहलाता था। प्रशासकों की सबसे छोटा गोप था। प्रशासकों में सबसे छोटा क्या था? गोप था, जो 10 ग्रामों के शासन संभालता था। गोप क्या कहता था? 10 ग्रामों का शासन संभालता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन जो है 30 सदस्यों का एक मंडल करता था, जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। बिक्री कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। बिक्री कर के रूप में मूल्य का कितना? 10वां भाग वसूला जाता था। इसे बचाने वालों को मृत्युदंड दिया जाता था। मेगास्थनीज के अनुसार एग्रोनोमोई मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। एग्रोनोमोई क्या होता था? मार्ग निर्माण अधिकारी होता था। सड़क बनाने वाला अधिकारी एग्रोनोमोई कहलाता था। जस्टिन के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य की सेना में लगभग 50,000 अश्वारोही सैनिक, 9,000 हाथी और 8,000 रथ थे। कितने हजार? तो मौर्य की सेना में लगभग कितने? 50,000 अश्वारोही थे, जो घोड़े चलाते थे। 50,000 अश्वारोही थे, 9,000 हाथी वाले थे और 8,000 रथ वाले सैनिक थे। जस्टिन नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की फौज से सारे भारत को रौंद दिया था। 6 लाख की फौज से सारे भारत को चंद्रगुप्त के बारे में बताया जस्टिन ने। जस्टिन बोला चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख की फौज से पूरे भारत को इन्होंने रौंद दिया था। यह बात सही है भी, हो सकती है और नहीं भी, लेकिन यह सही है कि चंद्रगुप्त ने पश्चिमोत्तर भारत को सेल्यूकस की गुलामी से मुक्त किया था। युद्ध क्षेत्र में सेवा का नेतृत्व करने वाला अधिकारी क्या था? युद्ध क्षेत्र में जो सेवा का नेतृत्व करता था उसे नायक कहलाता था। सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। प्लिनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही थे, 30,000 घुड़सवार थे, 9,000 हाथी थे। तो प्लिनी ने क्या बोला कि चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्य 6 समितियां करती थी। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य सेना का रखरखाव 5 सदस्यीय और 6 समितियां करती थी। 5 सदस्यीय वाली जो 6 समितियां थी, वही सेना का क्या करती थी? रखरखाव करती थी। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग महामात्र सर्प नामक अमात्य के अधीन था। मौर्य प्रशासन में गुप्तचर विभाग जो था महामात्र सर्प नामक अमात्य के अधीन था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गुड़ पुरुष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में गुप्तचर को क्या बोलते हैं? गुड़ पुरुष को बोलते हैं। तथा एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को क्या बोलते हैं? संस्था बोलते हैं।
एक स्थान पर दूसरे स्थान पर भ्रमण करने वाले को संचार कहा जाता है, गुप्तचर को संचार कहा जाता है। तो क्या बोलना है कि अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर होता है उसे गूढ़ पुरुष कहा जाता था, जो एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचर करता था वो संस्था कहलाता था, जो घूम घूम के गुप्तचरी करता था वो संचार कहलाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश को रज्जुक बोलते थे। जनपदीय न्यायालय के न्यायाधीश होते थे उनको क्या बोलते थे, रज्जुक बोलते थे। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। सरकारी भूमि को अशोक के टाइम काल में सीता भूमि कहा जाता था। अशोक के समय जनपदीय न्यायालय को रज्जुक कहा जाता था। बिना वर्षा की अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मात्रक कहा जाता था। बिना वर्षा के अगर अच्छी खेती हो जाती थी तो उस भूमि को क्या बोलते थे, अदेव मात्रक कहा जाता था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा, 7 भागों में। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक एवं सभासद। दार्शनिक, किसान, अहीर, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक और सभासद, ये 7 थे। स्वतंत्र वैश्यावृत्ति को अपनाने वाली महिला रूपा जीवा कहलाती थी। रूपा जीवा, तो मौर्य समाज में जो वैश्यावृत्ति अपनाती थी उनको रूपा जीवा बोलते थे। नंद वंश के विनाश करने में चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर के राजा पर्वतर्क की सहायता ली थी। जो नंद वंश से सबसे घनानंद से इनका युद्ध हुआ था तो उस वंश को समाप्त करने के लिए कश्मीर के राजा पर्वतर्क की सहायता चंद्रगुप्त मौर्य ने ली थी। मौर्य शासन 137 वर्षों तक रहा। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश में 10 राजा हुए थे। 137 वर्षों तक रहा। अब भागवत पुराण के अनुसार मौर्य में कितने 10 राजा थे उसमें, जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा थे इसमें। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। अशोक राम विहार पाटलिपुत्र में था। अशोका राम विहार कहाँ पे, पाटलिपुत्र में था। ये रहा आपका अशोक के बारे में। इसमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि पढ़ लेते हैं। तो अर्थशास्त्र में वर्णित तीर्थ क्या क्या है, तो मंत्री को क्या बोलते थे, प्रधानमंत्री बोलते थे। धर्म एवं दान, प्रधानमंत्री को मंत्री कहा जाता था। धर्म एवं दान विभाग का प्रधान जो है पुरोहित कहलाता था। जो धर्म और दान विभाग का पुरोहित होता था, प्रधान होता था, उसको क्या बोलते, पुरोहित बोलते थे। सैन्य विभाग के प्रधान को सेनापति बोला जाता था। राजपुत्र को युवराज बोलते थे। राजकीय द्वार रक्षक को क्या बोलते थे, जो राजकीय द्वार का रक्षक होता था उसे द्वारिक बोलते थे। अंतःपुर का अध्यक्ष अंतर्वेदिक कहलाता था। आय का संग्रह करता, जो आय का संग्रह करता था उसको समाहर्ता बोलते थे। आय का संग्रह करता क्या कहलाता, समाहर्ता कहलाता। राजकीय कोषाध्यक्ष सन्निधाता कहलाता था। राजकीय कोषाध्यक्ष क्या कहलाता था, अर्थशास्त्र में राजकीय कोषाध्यक्ष को सन्निधाता बोलते थे। कारागार के अध्यक्ष को प्रशासता बोलते थे। कारागार के अध्यक्ष को प्रशासता। कमिश्नर किसको बोलते थे, पदेष्ट्री को कमिश्नर बोलते थे। कमिश्नर किसको बोलते थे, पदेष्ट्री को। नगर का कोतवाल पौर कहलाता। नगर कोतवाल क्या कहलाता, पौर। प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक बोलते थे। प्रमुख न्यायाधीश को व्यवहारिक बोलते थे। नगर रक्षा का अध्यक्ष नायक होता था। नगर की रक्षा करने वाला अध्यक्ष नायक कहलाता था। उद्योग एवं कारखानों का अध्यक्ष कर्मांतिक कहलाता था। अध्यक्ष जो है मंत्रिपरिषद होता था। अध्यक्ष को मंत्रिपरिषद बोलते थे। सेना का सामान एकत्र करने वाला दंडपाल कहलाता था। जो सेना का सामान एकत्र करता था उसको दंडपाल कहते थे। दुर्ग के रक्षक को दुर्गपाल कहते थे और सीमावर्ती दुर्गों के रक्षक को अंतपाल कहते थे।